तो देवभूमि में चुनाव खत्म हुए अभी चंद दिन ही बीते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खुलेआम भीतरघात के आरोप लगाने से राज्य की सत्ताधारी पार्टी में खलबली मची हुई है और आरोप के घेरे में कोई आम इंसान नहीं है। सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष पर ही भीतरघात का दाग लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस में सत्ता के करीब पहुंचने के बनते मजबूत समीकरणों के बाद हरदा के नाम पर हरीश और प्रीतम गुट आमने सामने हो गए हैं। तो चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे और चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे मैं आपको रूबरू करा दूं। हमारे साथ में उमा सिसोदिया जी जुड़ी हुई हैं आम आदमी पार्टी से। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका। कुछ ही देर में प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ मौजूद होंगी। शादाब शम्स हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। शादाब जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रखर प्रवक्ता है शादाब जी और प्रखरता की जरूरत भी है आज जब बीजेपी को। नीरज कोहली हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, निष्पक्ष राय के लिए। शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी के साथ में। उमा जी जुड़े हुई हैं। उमा जी, चुनाव लड़ लिया, जनता का जनाधार सामने आ चुका है, लेकिन अभी नतीजों में वक्त है। लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में घमासान मचा हुआ है। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? आम आदमी पार्टी फिलहाल आराम से अपने ऑफिस में बैठ के कांग्रेस और बीजेपी की जो कुश्ती चल रही है पूरे उत्तराखंड में, उसके मजे ले रहे हैं। हरीश रावत जी सूत ना कपार चुनाव में लठम लट। हरीश रावत जी टेंशन में है कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो मैं घर जाकर बैठूंगा। अरे भाई, अगर कांग्रेस जीत गई, खुदा ना खास्ता बाई चांस कांग्रेस अगर जीत गई तो आप जो आपके विधायक दल के नेता चुनेंगे तो आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन जिस तरीके से छोटे बच्चों जैसे जिद हरीश रावत जी पिछले 1 साल से किए हुए हैं, वो उनके कद के हिसाब से मुझे बहुत हास्यास्पद इस समय लग रहा है। देखिए, हरीश रावत जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है राजनीति का, और इसलिए हमारी उम्र नहीं, उससे ज्यादा उनको राजनीति का अनुभव है। ऐसे में हरीश रावत जी का कहना हम लोगों के बीच में बड़े हंसी मजाक का विषय बना हुआ है। और दूसरी, अगर मैं बीजेपी की बात करती हूँ तो बीजेपी के जी हो या संजय गुप्ता जी हो, जिस तरीके से बीजेपी के जो लोग हैं, बड़े कद के जो नेता हैं, वो दूसरे नेताओं के ऊपर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, उससे भी साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के इन लोगों को शायद ये लगने लगा है कि इस बार के चुनाव में वो हार सकते हैं। तो हारने से पहले ही वो एक भूमिका बना रहे हैं कि बाई चांस अगर हार गए तो कम से कम हमारे पास कहने के लिए होगा कि देखो जी, हमने पहले ही बोला था, हम तो इनकी वजह से हारे हैं। एक छोटे बच्चों वाली हरकत होती है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि वो पहले ही घर जाने से पहले वो भूमिका बना देते हैं, मम्मी मुझे डांटना मत, मैं इनकी वजह से मेरे को चोट लगी है या इनकी वजह से मेरा सामान हाथ से गिर गया। मतलब आपका कहना है, आम आदमी पार्टी का सोचना है कि डैमेज कंट्रोल की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसलिए वो पहले से पहले ही भूमिका बनाने में लगे हुए हैं। और बाकी में बीजेपी के संगठन के लिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर अगर जिस तरीके के आरोप संजय गुप्ता जी और तमाम लोगों ने लगाए हैं, बीजेपी को अपने घर के अंदर की हलचल को जरूर सामना पड़ेगा और एक निष्पक्ष जांच उन्हें करानी पड़ेगी। हो सकता है इन आरोपों में सच्चाई हो, तो कहीं ना कहीं लोग, मेरे ख्याल में शायद उमा जी आपको जानकारी ना हो, बीजेपी के जो आला कमान है उन्होंने जो है निष्पक्ष जांच के आदेश भी दे दिए हैं और ये बात केंद्रीय आला कमान तक पहुंच चुकी है। शादाब जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शादाब जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जिस तरीके से भीतरघात के आरोप लग रहे हैं, अपनों को अपनों से क्या गिला है? सही बोला आपने। मैं पूरी तरह से आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अगर कोई गिला है तो आपको बताना चाहिए था, इसलिए हमने कहा कि अगर कोई वायरल वीडियो हुआ है उसकी जांच होगी और किसी कीमत पर भी अनुशासनहीनता के दायरे में जो आएगा उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र, चेहरे और अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। ठीक है। रही बात उमा, अभी हमारी उमा जी हमारी बहन है, बहुत अच्छी से बात कर रही थी, कह रही थी हम मजे ले रहे हैं। चिंता मत कीजिए, 5 साल और आपको मिलेंगे मजे लेने के लिए, इत्मीनान से मजे लीजिएगा। जनता ने आपको मजे लेने के लिए छोड़ा है, तो कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो मजे ले। राजनीति में हम तो पहले ही कह रहे थे आप सीरियस नहीं हैं, आप मजे लेने आए हैं राजनीति में। दिल्ली से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उत्तराखंड, मजे लीजिए आप, 5 साल और मजे लीजिएगा। अगले चुनाव 2024 में आपके मजों के बारे में फिर चर्चा करेंगे। रही बात ब्लेम गेम की, एक बात इन्होंने की, तो ब्लेम गेम तो मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि ईवीएम में बड़ा गोलमाल हो रहा है, ईवीएम से बड़ा खतरा है। फिर ईवीएम का जिन कांग्रेस के नेता बाहर निकाल रहे हैं, और हाँ वो बता रहे हैं कि ईवीएम में अगर हार गए तो ईवीएम कसूरवार है, जीत गए तो हम अपनी मर्जी से जीते।
ये तो ब्लेम गेम का गेम कांग्रेस ने शुरू कर। सियासी गलियारों में शादाब जी इस तरीके की भी बातें हैं कि मदन कौशिक के पीछे जो है, जो ये कुनबा काम कर रहा है 4 विधायकों का, उनको डैमेज करने का कुनबा जो काम कर रहा है, जो आरोप लगा रहा है, वो कहीं धामी संबंधित कुनबा तो नहीं है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के कद के बराबर अगर अब पार्टी के अंदर कोई नजर आता है दूर दूर तक तो वो मदन कौशिक है। इस तरीके की भी बातें आ रही हैं सामने। तो बातें कांग्रेस की उड़ी उड़ाई, इनकी ज्यादा चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आप कल की जरा याद कर लीजिएगा, कल क्या कहा रणजीत सिंह रावत जी ने, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कौन सी कविता पढ़ी? उन्होंने कविता पढ़ी, किन्नरों का आकाश मैं भी किन्नरों का सरदार होता तो मैं भी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे होता। मतलब आप किन्नरों, किसे किन्नर का सरदार बता रहे हैं आप अपने यहाँ? कौन और किन्नर कौन है ये? आप क्या पूरी कांग्रेस पार्टी को किन्नर कह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या इससे संकेत क्या देना चाह रहे हैं आप? ये कांग्रेस के अंदर हाल बहुत बदहाल होने वाले हैं। तो मैं केवल इतना कहूंगा कि चुनाव हो चुका है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव या कुछ हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने जो कहना है, हम तो जनता के हर मैंडेट को स्वीकार करेंगे। जो जनता कह दे कि अगर हमने काम किया होगा, जनता ने हमें अपना विश्वास का पात्र समझा होगा और हमें अपना दान दिया होगा, तो सरकार हम बनाएंगे। और अगर हमारी से कहीं चूक हो गई होगी तो कांग्रेस को या अन्य दलों को मौका मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। बड़े पोलाइटली हम ये कह रहे हैं कि राजनीति को हम रहे ना रहे, ये उत्तराखंड रहना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ की परंपरा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का कल्चर और जगहों से अलग है। और मैं ये मानता हूँ कि हम सब लोग एक सभ्यता का और प्रदेशों के में जो होता है, कम से कम मेरे प्रदेश में ऐसा ना हो। हम जिम्मेदारी से चीजों को समझें। जो होना था, जो उटपटांग बयानबाजी होनी थी, दोनों तरफों से चुनाव में हुई है। हमें बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम औरों से अलग हैं। हम देवभूमि उत्तराखंड हैं। और मुझे लगता है कि हमारी एक वैचारिक लड़ाई थी, मनभेद नहीं था, मतभेद था। और मुझे लगता है जनता ने अपना मत दिया है। जनता ने जिसकी तरफ अपना मत दिया होगा वो सरकार बनाएगा। बड़ी गंभीरता से बीजेपी के अलग तेवर नजर आ रहे हैं शादाब जी, क्या इसके पीछे क्या रीजन है? चुनाव खत्म हो चुके हैं, यही रीजन है क्या? चलिए प्रतिमा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, इसका जवाब मैं आपसे ले लूंगी। प्रतिमा जी, हरीश रावत और प्रीतम गुट, ये लगातार खबरें सामने आती रही, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। अब चुनाव के बाद हरीश रावत 4 तरीके की घोषणाएं भी उन्होंने कर दी हैं। अब घोषणाओं का क्या औचित्य है? पेंशन देंगे, सम्मान देंगे, ठीक है, आप आ जाइए सत्ता में, जो भी सीएम बनता है वो तमाम तरह की घोषणाएं कर लेगी, लेकिन इतनी उत्सुकता किस बात की है? और इतनी उत्सुकता है तो उनके नाम पर सहमति क्यों नहीं है? देखिए पूजा जी, पहली बात तो आपकी बात का जवाब दूंगी। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो बहुत देर से बातें कर रहे थे, लेकिन आपकी बातों का जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो शादाब भाई के लिए सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लुटा। कि जिस तरीके से मतदान वाले दिन शाम होते होते आपके प्रदेश अध्यक्ष पर किस तरीके के आरोप आपके ही उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए, इसने पुष्टि कर दी है इस बात की कि जो हम पिछले 5 सालों से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी धड़ों में बटी हुई है। और इसका एक नमूना चुनाव से पहले भी देखने को मिला, जब डोईवाला से आपके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने चुनाव लड़ने से क्या मना कर दिया या उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। और उसके बाद दूसरा उदाहरण आपने खुद देख लिया मतदान वाले दिन। आप समझिए दिक्कत ये है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपना जो हमारा जो स्टैंड है वो हमने क्लियर रखा है। चुनाव से पहले ही हमारे जो प्रभारी है देवेंद्र यादव जी, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि संयुक्त रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और इस रण की जब को विजय प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद प्रदेश का के जो विधायक चुन के आएंगे वो विधायक तय करेंगे कि विधायक दल का जो नेता होगा वो कौन होगा। और वो जो चुने जाएंगे उनमें से जो आखिरी मुहर लगाने का कार्य होगा वो आला कमान जो है सोनिया गांधी जी करेंगी। तो मुझे लगता है ये बात सबको स्पष्ट है, इसमें किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को अपने मन की बात कहने का अधिकार होता है। अगर मैं अपने आला कमान से कुछ चाहूंगी अपने लिए तो मैं उनसे किसी भी माध्यम से वो बात रख सकती हूँ। यही बात मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश के हैं, कुछ लोग नेता, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी बात अगर रखने की कोशिश की है आला कमान के सामने तो वो कुछ गलत बात नहीं है, बिल्कुल उन्हें रखने का अधिकार है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरी ऐसी मन की इच्छा है और आप इसको जो है इस पे आखिरी निर्णय तो आपका ही होना है, लेकिन मैंने अपनी इच्छा जाहिर
कर दी है। और मुझे एक बात मैं यहाँ पे एक बात भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान पे भरोसा रखती है और संविधान भी ये नहीं कहता कि चुनाव से पहले ही हम जो है मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दें, क्योंकि ये तो फिर विधायक दल जो होता है, जो विधायक होते हैं, उनके अधिकारों का हनन हो जाता है, क्योंकि उन्हें ये अधिकार होता है कि वो अपने विधायक दल का नेता चुने। तो मैं आपको बताऊं कि अपने मन की बात रखने का मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी में किसी भी तरीके का कोई घमासान है। सब अपने मन की बात रख रहे हैं। और पहले भी आपने देखा था ट्विटर वाले इशू पे जो हुआ था, उस पे भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि आप रुकिए, निष्कर्ष निकल जाएगा, और उसका निष्कर्ष जो निकला वो सबके समक्ष है। और ये मुझे लगता है आला कमान हर मुद्दे पर जो प्रदेश का है वो संज्ञान लेता है। और जिस तरीके से कार्यवाही किशोर उपाध्याय जी, नहीं, मैं ये भी समझना चाहूंगी प्रतिमा जी, मान लीजिए कि 4 लोगों के मन की बात ऐसी निकलती है कि हम प्रबल दावेदार हैं सीएम की कुर्सी की, फिर आप क्या कीजिएगा? चारों को कुर्सी दे देंगे क्या? नहीं, देखिए, कुर्सी किसको मिलनी है किसको नहीं, ये मुझे लगता है चुने हुए विधायक ही तय करेंगे पूजा जी। कुर्सी किस भी तय नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ विधायक जो है चुने हुए वही तय करेंगे कि हमारे बीच में से कौन सा हमारा नेता होगा जो मुख्यमंत्री। शादाब जी के पास जाऊंगी, शादाब जी का काउंटर, उसके बाद मैं उमा जी के पास आऊंगी। उमा जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। शादाब जी, मतलब मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि प्रतिमा इतनी समझदार हो कि कैसे भोलेपन का ढोंग कर रही है कि इनके नेताओं को यही नहीं पता है कि पार्लियामेंट्री वोट विधायक दल के में ही नेता चुना जाता है। विधायक दल का तो सबके यहाँ, लेकिन पहले से ये जो औपचारिकता होती है उससे पहले की रूपरेखा होती है, उस रूपरेखा के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। हम सब जानते हैं ये बात। अगर आप कह रही हो कि नहीं ये तो ऐसी, सबके यहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन हाईकमान भी कोई चीज होता है और इसलिए सब प्रेशर गेम चल रहा है। लेकिन ये जो प्रेशर गेम है इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, तुमने देखा है जो दिन में वो ख्वाब अच्छा है, हमको मालूम है ख्वाबों की हकीकत यारो। कांग्रेस के लिए दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है तो ठीक है, बहला लीजिए, 10 तारीख तक तो सब इजाजत है। लेकिन जो वादे किए थे चुनाव में, इतनी भी क्या जल्दी कि इतनी जल्दी मुकर गए अपने वादों से। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे और आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठ के समझा रहे थे 50 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, 500 करोड़ का खर्चा आता है, वो हमारी जीडी जो वो है स्टेट का जो बजट है उसका इतना % होता है। अब कह रहे हैं हम तो केवल उन्हें देंगे जो गरीब लोग हैं। ये अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, अभी से पलटी। हाँ, अभी तो ये तो एक्सपोज हो गए आप लोग। सोचिए हम आपका क्या हश्र करेंगे जीतने के बाद। ये आपकी करनी और कथनी है कि आप बोलते कुछ है, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता आते हैं बिना सोचे समझे। मैं तो सोच रहा हूं कि गौरव वल्लभ जी जरा एक बार सामने कहीं आ जाएं तो फिर मैं उनसे प्रश्न पूछ लूं कि आप तो बड़ी बड़ी बातों का ढोंग करके यहाँ गए थे, यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ और आपके यहाँ तो नाटक शुरू हो गया, आपकी बातों को काट दिया। आप तो और आपके जो वाघेल जी आए थे वो तो हिसाब जुड़वा रहे थे, इतने करोड़ का खर्चा आएगा, इतना ये आएगा। और अभी दोनों नेताओं ने, आपके प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी, दोनों इकट्ठे हो गए, कह रहे ना वो तो गरीबों के बारे में बात कर रहे थे जो अंत्योदय वाले हैं, जिन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ दी, उनकी तो बात ही नहीं है। तो ये क्यों ढोंग करते हैं आप लोग, इसका जवाब दे दीजिए जरा। ठीक है प्रतिमा जी आपका काउंटर है उमा जी का, लेकिन आपके काउंटर से पहले उमा जी का भी मेरे ख्याल में शायद आपसे कुछ सवाल है। उमा जी। जी। मैं सबसे पहले तो शादाब भाई, कांग्रेस कम से कम 2-4 को तो देने की बात कर रही है। आपके 15 लाख तो किसी के अकाउंट में नहीं आए। शायद शादाब भाई आपके अकाउंट में आए तो आज बता दीजिए, शायद 15 लाख आपके अकाउंट में आ चुके हैं। कांग्रेस ने जो कहा जो किया वो 10 तारीख को 15 लाख में तो 2 बार, 15 जिस तरीके से कांग्रेस काम 2 बार नकार चुकी है उमा जी। जनता आपके 15 लाख के ढोंग को कई बार नकार चुकी है। संविधान की बात करती है, ये वही कांग्रेस है जिसने देश के संविधान को दरकिनार करके हमारे ऊपर इमरजेंसी लागू की थी। इनका संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, ये भी पूरा देश जानता है। और आज अखबार में, हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर हरीश रावत जी का बयान छपा हुआ है कि सोनिया गांधी जी तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यानी कि विधायक दल के नेता तो अपने घर में कंबल डाल के सो जाए जो भी 2-4 जीतेंगे। तो ये है कांग्रेस की असलियत कि उनको हरीश रावत जी बोलते हैं कि सोनिया गांधी जी तय करेंगे कि हम जो मुख्यमंत्री है वो कौन बनेगा। तो भाई जब सोनिया गांधी जी तय करेंगी तो इससे पहले आप इस तरह की हरकतें जो कर रहे हैं वो कांग्रेस ना करे तो बहुत अच्छा है। 10 तारीख को ईवीएम खुलेंगी, किसको क्या मिलता है, किसके कितने विधायक जीतते हैं, उसके बाद आप आगे की रणनीति बनाए। लेकिन जिस तरीके से जो 23 दिन का जो गैप है उसको कांग्रेस किस जल्दबाजी में है, ये देखकर वाकई में आम आदमी पार्टी बहुत हंस रही है। और शादाब भाई, हम लोग यहाँ जमकर बैठेंगे उत्तराखंड में, हम लोग यहाँ पर्यटन करने नहीं आए, यहीं पैदा हुए और इसी धरती पर हम लोग
खाक होंगे और हम लोग क्या जमकर बैठेंगे। और आप देखिएगा शादाब भाई, आम आदमी पार्टी पूरे देश बीजेपी की छाती पर मुंह लेखा काम करेगी। मैं आपको बता रही हूँ, हम लोग प्रमुख विपक्ष की भूमिका में धीरे धीरे आएंगे और एक समय आएगा जब आप कांग्रेस को भूलकर सिर्फ आम आदमी पार्टी के बारे में बात करेंगे। मैं इस बात की पहले से पहले आपको चेतावनी में देती हूँ कि आम आदमी पार्टी को हल्के में मत कीजिएगा। ठीक है शादाब जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा उमा सिसोदिया जी का। उन्होंने बड़ी विनम्रता से, बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया कि वो बड़ी ईमानदारी से विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि उनके साथ साथ कांग्रेस भी विपक्ष में बैठ के हमें चैलेंज करेगी। हम आपका चैलेंज स्वीकार करते हैं। 5 साल हम आपको मौका नहीं देंगे, अच्छा काम करेंगे, आपको पॉजिटिव नोट पे लेंगे, आपके सजेशंस को पॉजिटिव नोट पे लेंगे। 5 साल के लिए अच्छी सरकार चलाएंगे। जो विरोध के लिए विरोध होगा केवल उसे छोड़ दिया जाए, तो हम पॉजिटिव नोट पे विरोधी को घर को। और आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पर है, कुछ सालों में आम आदमी पार्टी देश की प्रतिमा जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि प्रतिमा जी से दोनों ही दलों का सवाल है। प्रतिमा जी, टाइम धीरे धीरे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्रतिमा जी आपका काउंटर है। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि अभी शादाब भाई ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा कि हम आपको क्या बोला इन्होंने, जो है आपको हश्र दिखाएंगे। तो इसका मतलब है आप स्वीकार कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे बैठकर कि 5 साल आप विपक्ष की भूमिका में रहने वाले हैं। तभी तो आप उन वादों को हमें याद दिलाएंगे ना जो हमने चुनाव में किए हैं। तभी तो आप याद दिला पाएंगे कि आपने कहा अभी। अरे हमने आपको बीच कह में मत दिया, बोलिए, बौखलाइए मत, बीच में मत बोलिए, तैयारी कर लीजिए, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, नहीं तो जोर का झटका धीरे से लगेगा। देखिए, भारतीय जनता चाह रहे हैं कि जोर का झटका आपको धीरे से लगे, इसलिए आपको मेंटली तैयार कर रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका के लिए आप जो पिछले 5 साल में ईमानदारी से नहीं निभा पाए, कि आप जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हैं। उसके लिए भी तैयार है अगर जनता के मैंडेट को स्वीकार करती तो मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार होती, गोवा में आज कांग्रेस की सरकार होती। तो आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जनता के मैंडेट को स्वीकार नहीं करती। अगर ये जनता के मैंडेट को स्वीकार करते तो लोकतंत्र की हत्या करके चुनी हुई जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को आप जो है नहीं दे रही है। 500 रुपए के सिलेंडर पे बोलिए, उस पर उत्तर दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी, आप शांत हो जाइए ना, आप शांत हो जाइए। अरे काउंटर क्या, काउंटर का जवाब दीजिए। हमने भाषण सुनने के लिए काउंटर नहीं किया। कितने निराश हैं आप, कितने हताश हैं और कितने निराश हैं। आपको जो 10 मार्च को जो आपका हश्र होने वाला है वो आपके समक्ष है, इसीलिए आप हताशा में बोल रहे हैं कि मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है, कि हमारी बात हम नहीं उठा रहे, नरेंद्र मोदी जी की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जब आप ठीक है, हमारे साथ नीरज कोहली जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपने तमाम दलों को सुना। इन तमाम दलों को सुनने के बाद और देवभूमि में जिस तरीके से सियासत का पावर गेम चल रहा है, इस पर आपकी निष्पक्ष राय जनता समझना चाहेगी। पूजा मैडम, देखे, अब मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का तो कोई अर्थ नहीं रह गया। चुनाव हो गया, मतदान जो है वो पेटियों में कैश बंद है, जनादेश जो है बंद है, और जनादेश जो जनता ने देना था दोनों के दावों को देखकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों को देखकर जनादेश दे दिया। तो अब मुझे लगता है कि अब आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। 10 मार्च को ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है, सत्ता पक्ष को रिपीट कर रही है या विपक्ष को। कांग्रेस की स्थिति को कहाँ पाते हैं आप, कांग्रेस की स्थिति को कहाँ पाते हैं? मुझे तो पूजा मैम ये लगता है कि मैंने पहले भी बहुत सारी डिबेट सुनी है टीवी की, और ये जो एनालिसिस पूरा का पूरा स्टेट का सीट दर सीट किया है, उसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत नजदीकी कांटे का मुकाबला है। लेकिन अगर एज देने की बात है तो थोड़ी बढ़त जो है मैं कांग्रेस को देना चाहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी जो बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है यहाँ पर, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, या राजनीतिक अस्थिरता की बात रही हो स्टेट के अंदर, जो 3 चीफ मिनिस्टर बदले हैं, तो वो सब चीजें देखने को मिली हैं। उन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत एज जो है वो कांग्रेस की तरफ है, विपक्ष की तरफ है। ठीक है, ठीक है। शादाब जी, 30 सेकेंड्स आपके लिए, 30 सेकेंड्स।
देखिए पूजा, पहले तो बहुत वरिष्ठ है नीरज कोहली जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। मैं इनसे भी ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भाई आप बताइए, अभी तो जुमा 4 दिन नहीं हुए, आप कल तक 500 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहे थे, प्रतिमा जी तो भाग गई उस प्रश्न से। लेकिन बात ये कि आप धोखे की राजनीति कर रहे हैं इस प्रदेश के साथ। आप चुनाव में कुछ बोलते हैं, ठीक है, जो आपने सवाल पूछा है प्रतिमा जी 30 सेकेंड प्लीज, समय खत्म हो गया है, तो मैं 30 सेकेंड प्रतिमा जी। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल मैं अब इनको एक सेकंड इनको बस शांत करा लीजिए, मैं बीच में किसी की नहीं बोलती। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कांग्रेस की सफाई की बात कर रही थी और उमा सिसोदिया जी भी। मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ, शदाब भाई शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। शदाब जी सुन लीजिए, शदाब जी सुन लीजिए, शदाब जी सुन लीजिए जी, कि रोम मिस्टर रूसा सुन लीजिए, दोनों पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, तो आपके लिए 2 लाइनें सटीक है कि रोम मिस्टर रूसा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अभी नामो निशान आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये तमाम दल हैं जिनकी राय आपने सुनी है, लेकिन नतीजे 10 मार्च को सामने आने हैं। 10 मार्च से पहले तमाम जो सियासत दल, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। जनता ने अपने दिल से, अपने जहन से किसे स्वीकार किया है वो समझ में आएगा 10 मार्च को, जब ईवीएम खुलेगी, ईवीएम बताएगी कि आखिरकार उसने किसको चुना है। लेकिन उससे पहले सियासत का ये जो पावर गेम है जो देवभूमि में चल रहा है, ये वाकई हर दल की वास्तविकता, हर दल को आईना दिखाने का काम कर रहा है। और उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें सत्ता मिलती है या वो विपक्ष में बैठते हैं तो उन्हें किस क्षेत्र में अभी भी काम करने की जरूरत है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। नमस्कार।